किन बातों का ख्याल रखना है? क्यों लोन की एक भी किस्त अगर मिस हो जाए तो आपके लिए कितनी परेशानी हो सकती है? और अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई नौबत आ सकती है जब आप शायद होम लोन की ईएमआई नहीं दे पाएंगे, तो क्या इंश्योरेंस इसमें आपकी मदद कर सकता है? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ चैन की सांस में जुड़ रहे हैं बैंकिंग एक्सपर्ट विकास सिंघल। विकास जी नमस्ते, धन्यवाद आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल कि नौकरी छूट जाने या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से ईएमआई टूट जाए, यानी ईएमआई देने में एक ब्रेक आ जाए, दे नहीं पा रहे हैं, तो क्या इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है? जी मैडम, इसके बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान हैं। जब भी हम होम लोन लेते हैं तो साथ में एक होम सिक्योर प्लान आता है जो हमारी होम लोन की जो भी किस्तें हैं, ईएमआईस हैं या प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सिक्योर करता है। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, चाहे वो जो लोनी है जिसने लोन लिया है या को एप्लीकेंट्स हैं जो उसके साथ में को एप्लीकेंट्स बने हुए हैं, इन दोनों के लिए एक इंश्योरेंस होता है जिसमें इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग लाइक एनी टेम्परेरी डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी और एनी अदर राइटर्स, जैसे कि जिसमें किसी का सैलरी रुक जाती है या किसी की नौकरी चली जाती है या और कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाते हैं, उसमें वो सिक्योर कर देता है हमारी 6 महीने तक की ईएमआई को। ठीक है, तो होम लोन इंश्योरेंस के कुछ राइडर्स होते हैं जो आपको नौकरी जाने या फिनेंशियल स्ट्रेस के वक्त असिस्ट कर सकते हैं। अब विकास जी ये बताइए, ग्राहकों के पास होम लोन को रीस्ट्रक्चर करवाने का भी एक विकल्प रहता है। किस किस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग करवाई जा सकती है? ग्राहकों को अपने बैंक से क्या बात करनी चाहिए अगर वो ईएमआई देने में नाकाम हो रहे हैं तो? देखिए, पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा होम लोन रिस्ट्रक्चर ना हो, मतलब ऐसी कोई कंडीशन आए ना कि मेरे को ये होम लोन रिस्ट्रक्चर कराना पड़े या मेरी डिफॉल्ट्स हो। लेकिन इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कभी कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, उस केस में जेन्युइनली अगर हमें है कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है या हेल्थ इश्यूज हमारी फैमिली के अंदर हैं, तो हम बैंक से उसके लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया हुआ है कि 1 साल से लेके 2 साल तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आगे 6 साल या 5 साल तक में उसमें पे कर सकते हो आप। तो ये तो एक रिस्ट्रक्चरिंग का ये ऑप्शन होता है कि हम अपने होम लोन को इनिशियली 2 साल के लिए हम उसकी ईएमआई, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों पोर्शन को हम लोग बैंक से बात करके 2 साल के लिए उसको डिले कर सकते हैं। सेकेंड, जो भी हमने ये 2 साल की ईएमआईज हैं, ये आगे आने वाले जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं, इवन प्रीसीडिंग ईयर्स है, उसमें ये एड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तो तरह का इससे लेकिन रिस्ट्रक्चर यानी एक है। तरह से आप मॉरेटोरियम लेंगे और फिर इसको आप बाद में पे करने की रिक्वेस्ट करेक्ट, दे रहे होंगे। मोरेटोरियम का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कभी ऐसा होता है कि नहीं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मैं आगे भी नहीं पे कर पाता हूँ और ये मुझे अपना मकान या जो भी मैंने लिया हुआ है उसको सेल आउट करना है, जी। तो मैं सेल आउट करके आपका प्रिंसिपल पे कर सकता हूँ इन वन शॉट। तो उसमें भी बैंक क्या करता है, अपना जो भी इंटरेस्ट पोर्शन उसने पहले लिया है उसमें एडजस्ट करके प्रिंसिपल में वो आपको बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट बोल देता है। सपोज 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, उसमें से ऑलरेडी उसने 2 लाख रुपया इंटरेस्ट अमाउंट पे किया हुआ है और 2 लाख ही प्रिंसिपल पे किया हुआ है। अब बैलेंस उसका 8 लाख प्रिंसिपल बचा हुआ है, तो बैंक रिस्ट्रक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्ट पोर्शन को भी माफ कर देता है। तो वो 8 लाख से कम पे भी आपका वन शॉट में रिस्ट्रक्चर करके आपको मतलब उसको बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस। ठीक है, ओटीएस फॉर्म में भी हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन है रीस्ट्रक्चरिंग में, एक मॉरेटोरियम जहां आप अपनी ईएमआई और प्रिंसिपल को आगे बढ़ाएंगे, और ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट की गुजारिश भी आप अपने बैंक को कर सकते हैं। लेकिन विकास ये बताइए कि अगर कोई लोन को रीस्ट्रक्चर करवाता है तो क्या उस वक्त कहा जा सकता है, बैंक कह सकती है कि आप कुछ एक मुश्त रकम दीजिए तब हम आपको जो है वो मॉरेटोरियम की सुविधा देंगे? क्या कुछ पेमेंट बैंक उस समय आपसे ले सकता है? बैंक इस तरह का कोई प्रेशर नहीं डालता है कि आप एक मुश्त मुझको इतना पैसा दीजिए। बैंक कहता है कि थोड़ा सा पैसा, सपोज जो भी है 50,000 1 लाख रुपया, आप वन शॉट दे दीजिए, बाकी 2 साल के बाद 2 साल तक के लिए हम उसको रिस्ट्रक्चर कर देते हैं आपका। ठीक है, तो तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको एक मुश्त पैसा देना ही है। बिल्कुल, तो बैंक से कम्युनिकेशन जारी रखिए, अपनी
जो भी वास्तविक स्थिति है उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने पॉलिसी रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। 2 रेट हाइक हम देख चुके हैं और आने वाले समय में भी दिखेगा। बड़े बड़े जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक तो हम देखेंगे कि कहीं ज़्यादा होगा, 5.9% ब्याज होगा। तो जब भी इस तरह से पॉलिसी रेट्स बढ़ती हैं, बैंक आपके लोन के लिए एक रीसेट लेटर भेजता है। जो उन लोगों का लोन चल रहा है उसमें एकदम देखा जाता है टेन्योर को बढ़ा दिया जाता है। क्या टेन्योर की जगह ईएमआई के अमाउंट को बढ़ाने का ऑप्शन भी हो सकता है? क्या वो लेना चाहिए? कौन सा बेहतर है इनमें? दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये कस्टमर के ऊपर होता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करे। बैंक दोनों ऑप्शन को हमेशा ओपन रखता है, लेकिन बेटर ऑप्शन होता है कि मैं अपने टेन्योर्स को ही बढ़ाना या घटाने के प्रोविजंस रखूं। क्योंकि अगर मैंने ईएमआईज का अमाउंट को बढ़ाना या घटाना किया तो वो हर साल मेरा हर 3 महीने 4 महीने वेरिएशन नजर आएगा, जो कि मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा इजीली। टेन्योर को ये होगा कि जब एट द लास्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को ये मालूम रहेगा कि हाँ मैंने 3 महीने या 4 महीने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है, एक्स्ट्रा ईएमआईज पे की है या 3 महीने कम पे किए हैं। तो उससे मुझे ये सिक्योरिटी रहती है कि हाँ मैंने पूरे टेन्योर में इतना अमाउंट ज्यादा पे किया है, अपने जो भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें इतना ज्यादा पे किया या इतना कम पे किया। अगर मैं बीच में ही अपने लोन को ईएमआईज को घटाना बढ़ाना करूंगा तो मैं कभी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा उसमें कि मैंने अपने लोन्स में कितना पैसा अर्न किया या लॉस किया। लेकिन अगर किसी के पास पैसे और वो सोचे कि मैं ईएमआई बढ़ा के जल्दी लोन चुकाना चाहता हूँ, तब ईएमआई की राशि बढ़ाना सही रहेगा? ऑप्शन हो सकते हैं बिल्कुल। जैसे सपोज किसी की सैलरी है, आज 1 लाख रुपए सैलरी है और नेक्स्ट ईयर उसका प्रमोशन होके वो 1,20,000 रुपए सैलरी होता है। वो चाहता है कि जो 20,000 रुपए अमाउंट एक्स्ट्रा आया उसमें से 10,000 रुपए मैं अपनी ईएमआई में बढ़ा दूं। तो ये भी ऑप्शन होता है कि मैं अपने ईएमआई, लेकिन ये उसकी स्वेच्छा से है, इच्छा से है कस्टमर की, ना कि बैंक ने उसको। तो दोनों विकल्प हैं आपके पास कि आप चाहें तो ईएमआई की अवधि बढ़ाएं या फिर आप ईएमआई की राशि बढ़ाएं। अब लोन स्पेसिफिक मेरा सवाल ये है कि अब जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, लोन का बोझ बढ़ रहा है, जब कोई लोन से छुटकारा पाने के लिए कदम उठाता है तो 2 लोन्स होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। आप क्या कहते हैं, पहले किसे चुकाना चाहिए? सिक्योर्ड लोन हुआ जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी पर हम लेते हैं, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी गिरवी है, हम जब लेते हैं सिक्योर्ड लोन वो माना जाएगा, लेकिन पर्सनल लोन जब माना जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। अगर कोई लोन चुकाना चाहता है किसे पहले चुकाना चाहिए? देखिए मैडम, हमेशा ये देखिएगा कि जो भी मेरा सिक्योर्ड लोन होगा वो बैंक के लिए सिक्योर्ड है, तो बैंक का उसमें रिस्क बहुत कम है, तो बैंक वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हमें पे कर देता है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उसमें बैंक का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है। तो जब भी कभी मेरे पास पैसा हो, मेरे कोई अनसिक्योर्ड लोन्स भी चल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अपने अनसिक्योर्ड लोन को पे ऑफ करूँ, जिससे कि हायर इंटरेस्ट रेट वाले जो मेरे लोन्स हैं वो खत्म हो जाएं। बाद में मेरे जो सिक्योर्ड लोन्स हैं उसको मैं धीरे धीरे पे करना शुरू करूँ। तो हमेशा ये ऑप्शन रहना चाहिए कि मेरे सबसे पहले जरूरी चीज है कि मैं जितने कम से कम हो वो अनसिक्योर्ड लोन्स लूं। मतलब चाहे वो पर्सनल लोन्स हो, चाहे वो बिजनेस लोन्स हो, चाहे वो कंज्यूमर लोन्स हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट के लोन्स होते हैं और वो हमें मालूम भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो हमको बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल देते हैं। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन को पहले निपटाइए। इसमें क्रेडिट कार्ड भी एक अनसिक्योर्ड लोन ही माना जाता है, जिसमें बहुत ऊंचा ब्याज आपसे लिया जाता है।